नमस्कार। किस्सा टेल के चैनल पर मैं पूजा अनिल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको किस्सा टेल पर एक कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी मैंने ही लिखी है और इस कहानी का शीर्षक है मोहन की माँ। ज़िंदगी में चलते चलते हमें कई बार कुछ अनजान लोग मिल जाते हैं जो इतने प्रिय हो जाते हैं, इतना अपनापन हो जाता है उनके साथ कि कभी लगता ही नहीं है कि वे हमारा परिवार का हिस्सा नहीं है। तो ऐसी ही एक कहानी है ये मोहन की माँ। आइए सुनते हैं यह कहानी। जब मैं इस मोहल्ले में ब्याह कर आई थी तो उसकी उम्र बमुश्किल 11 वर्ष रही होगी। उन्हीं के घर के एक कमरे में मेरे पति किराएदार के तौर पर रहते थे। जब मैं उसकी माँ से मिली थी तो वो मुझे दरवाजे के बाहर खड़े रहकर झांक झांक कर देख रहा था। मुझे याद है जब मेरी नज़र उससे मिली थी तो वो झेंप कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। फिर एक दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो खड़ा था। सकुचाते हुए उसने पूछा था, माँ ने कहा है कि यह सब्जी चाची को दे आऊं। आप मेरी चाची हो क्या? मुझे उसकी भोली बात सुनकर ठिठोली सूझी और मैंने गंभीर सूरत ओढ़कर उससे पूछ लिया था, तुम्हें क्या लगता है? उसने बेहद संजीदा होकर मुझे देखा, फिर कहा था, आप चाची जैसी तो नहीं दिखती। वो तो एकदम भारी भरकम शरीर की बुड्ढी सी औरत है। आप तो कितनी सुंदर दिखती हैं, एकदम मेरी माँ के जैसी। क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? उसके बेबाक उत्तर और निर्भीक प्रश्न पर अब झेंपने की बारी मेरी थी। फिर मैंने उसे मुस्कुराते हुए हाँ में भर दी। वो सब्जी की कटोरी रखकर चला गया। लेकिन मैं घंटों तक खड़ी सोचती रही थी। एक किशोर होते बच्चे ने मुझे माँ कहा। यह विचार मेरे पोर पोर को आह्लादित कर रहा था। मैं कैसे बताऊं कि माँ बनने का सुख भी कैसा तो अकथनीय सुख होता है। एक ऐसा मीठा एहसास है जिसे केवल और केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मन में जैसी उथल पुथल इस समय चल रही थी वैसी तो विवाह के समय भी न हुई थी। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे मेरे ब्याह को और मुझे एक बच्चे ने माँ कितनी तो आसानी से कहकर पुकार भी लिया। बस उस एक एहसास ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी हो जैसे। मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि अपनी खुशी के आगे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। अगले दिन उसकी माँ ने कहा था, मेरी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो मोहल्ले भर की स्त्रियों को माँ कहता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी निराशा महसूस हुई थी और जलन भी। वो मेरा पेट जाया तो नहीं था, पर उस एक पल में उसी ने मातृत्व का विशेष एहसास तो दिया था ना। बस उस अनुभव ने मेरे भीतर जो प्रसन्नता का प्रवाह दौड़ाया था वो अब संपूर्ण वेग से दौड़ रही भरी भरी नदी की तरह ही वेगवान प्रवाह था जो अब कहीं भी रुकना नहीं चाहता था। वह किसी और को कैसे माँ बुला सकता है, यही सोचकर दूसरी औरतों से ईर्ष्या पनपने लगी थी। लेकिन विचार आया कि ऐसी ही ईर्ष्या उसकी माँ के मन में भी तो उपजती होगी जब उसका बेटा किसी और को माँ कहता होगा। मन में यह सवाल उठा। इस विचार ने थोड़ा सुकून दिया था कि मैं इस आग में जलने वाली अकेली नहीं थी। परंतु अभी कुछ ही दिन बीते होंगे कि इस ईर्ष्या के उस रूप ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर ही दिया। मोहल्ले की औरतों से तथा उस घर में होने वाली बातचीत से मुझे पता चला कि वो किसी को भी माँ नहीं कहता था, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। उन्हें वो अपने नाम से ही पुकारा करता था, लाजो जी, जैसा कि उसने हमेशा अपने पिता और दादी से सुना था। यानी उसकी माँ अपनी ईर्ष्या को रोक नहीं पाई थी उस दिन। और देखा जाए तो सही भी है कि कोई स्त्री कैसे अपने सामने अपने ही पुत्र द्वारा किसी अन्य महिला को माँ पुकारा जाना स्वीकार कर पाएगी। फिर भी मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई तब। इस रहस्योद्घाटन के बाद उस दिन मेरे पाँव
ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। सच तो यह है कि मैं भी कहाँ जानती थी कि ममता का ऐसा आवेग होता है। अपने बच्चे से कितना प्यार हो सकता है यह तो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है, किंतु जब किसी अन्य का बच्चा किसी औरत को माँ कहकर बुलाता है तो उस समय उपजे निश्चल प्रेम की परिकल्पना भी आसान नहीं है। मैं पूरी तरह उस बच्चे के प्रेम में रंगती जा रही थी। वो भी घंटों आकर मुझसे बातें करने लगा था। अपने स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, अपने खेल खिलौने, सभी कुछ मुझसे बांटने लगा था। यहाँ कहाँ तो यह दुख साल रहा था कि शादी के बाद जाकर अकेले रहना था, परंतु यहाँ आकर तो मेरा संपूर्ण परिवार ही बस गया था। इतने स्नेह की तो मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। फिर उसके स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। हमने जी भर कर खेल खेले, कभी छत पर, कभी आंगन में, कभी रसोई में और कभी बाहर गली में। ऐसा लगता था कि समय वहीं थम जाए और हम हमेशा बच्चे ही बने रहें, किंतु समय को हम सब मनुष्य मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। वो तो अपनी गति से चलता ही रहता है। अंततः उसकी भी छुट्टियां खत्म हुई। अब की बार उसके माँ बाबा ने उसका दाखिला एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था। उसे हम सब विदा होकर उसे हम सब से विदा होकर शिमला जाकर रहना था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पतिदेव बार बार समझाते थे कि अब हम भी अपनी औलाद पैदा कर लेंगे, तू दुखी मत हो, किंतु नारी मन अपने प्रिय बच्चे को अपने से दूर जाता नहीं देख पा रहा था। उसके बिछोह के गम ने मुझे जैसे पागल कर दिया था। न ठीक से खाना खाती थी और न ही सोती थी। इतना दुख तो उसकी सगी माँ को भी नहीं था। उल्टे वो बेचारी हर रोज़ आकर मुझे दिलासा देती थी, देखना बहन, कितनी जल्दी यह दिन बीत जाएंगे। जब तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बनकर हम सबके सामने आएगा तो कैसे तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसे नियति कहें या भाग्य का खेल, उसने भी अपने बेटे को मेरा बेटा कहना शुरू कर दिया था। कैसी विडंबना थी उस माँ के लिए, जिसका इकलौता बेटा भी उसे माँ नहीं कहता था, किंतु किसी दूसरी औरत को माँ कहकर बुलाता था। उसकी भावनाओं को देखकर मेरा दिल पसीज जाता था और उसकी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछने के लिए मैं उसे भी अपने हाथों से खाना खिलाने लगती थी। फिर हम दोनों जसोदा और देवकी गले लगकर जी भर कर रो लेते थे। उधर उसकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। जब से गया था तब से कुछ बीमार रहने लगा था। हाँ, उसकी चिट्ठी रोज आती थी, कभी कभार फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। कुछ महीनों के बाद उसकी छुट्टियां थी। उस बार वो जब घर लौटा था तो घर में बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई गई थी। अपनी दोनों माँओं के साथ जी भर कर छुट्टियां बिताई उसने। फिर उसे पढ़ाई करने जाना था। पढ़ाई ख़त्म करके ही घर आएगा, ऐसा कह कर गया था। इधर पूरे 12 साल बीत गए। मेरी कोख से कोई बच्चा नहीं आया। पति के तबादले की वजह से हमें उस जगह से दूर जाना पड़ा। दूरी के बावजूद भी लाजो बहन से लगातार संपर्क में रही थी मैं। उसके पत्र भी मुझे मिलते रहे थे। इस बीच कई जगहों पर तबादला होने से हम कई शहर घूम चुके थे, पर किस्मत ठीक 11 वर्ष बाद उसी कस्बे में पुनः ले आई। मेरे मन में संशय के बादल उमड़ते रहते थे। सोचती थी कि उसे देखे हुए इतने वर्ष व्यतीत हो गए, अब मेरे सामने आएगा तो क्या मैं उसे पहचान पाऊंगी। मन में कई सवाल उठते थे, पर भावनाएं अपने वेग से बेहिचक ही बह रही थी। मेरी खुशी का तो कोई पारावार अब भी ना था। लाजो जी ने हमारा कमरा उसी तरह सहेज कर रखा था। बरसों बाद आकर भी हम उसी कमरे में जाकर फिर से बस गए थे। लाजो जी ने उसे अकेले छोड़ जाने का ताना दिया था। मैं गीली आंखें लिए मुस्कुराई थी। इतना अपनापन तो आजकल परिवार वालों से भी नहीं मिल पाता। मेरा गला रुंध गया था। मैं चाहते हुए भी उनसे कह नहीं पाई कि मैं उन्हें कभी भी नहीं भुला सकती। फिर उन्होंने अपने बड़े हो चुके बेटे की तस्वीरें मेरे सामने धर दी। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई थी। कितना लंबा हो गया था मोहन, एकदम खूबसूरत नौजवान बन गया था। मेरी आंखें ही उसकी तस्वीर पर से नहीं हट पा रही थीं। फिर लाजो जी ने बताया कि बस 2 महीने में ही अपनी पढ़ाई संपन्न करके वो घर आने वाला है। मेरी बाँछें खिली हुई थी। बस प्रतीक्षा के वो पल भारी पड़ रहे थे।
वो 2 महीने पहाड़ की तरह जैसे तैसे बिताए थे मैंने। फिर उसके लौटने की घड़ी आ ही गई। घर में प्रवेश करते ही वो अपनी माँ के पांव छूकर सीधा मेरे कमरे में दौड़ता आया। वो छोटा सा 11 बरस का मोहन अब गबरू जवान बनकर मेरे सामने खड़ा था। उसे देख देख कर मैं अपने छोटे से मोहन को याद कर आंसू बहा रही थी। वो भी खड़ा खड़ा हैरानी से मुझे देख रहा था। ऐसे मिलन की कल्पना नहीं समझ सका था ममता भरा मन। उसने ही इस मोहन को तोड़ा। लाजू जी ने कहा है कि आपको माँ ही कहकर पुकारूं, पर आप तो मेरी माँ के जैसी नहीं लग रही। आप आज भी बहुत सुंदर दिख रही हो, बिल्कुल मेरी बुलबुल के जैसी। क्या मैं आपको बुलबुल कह सकता हूँ? उसकी बातों से हास्य का झरना झर रहा था। आंखों में एक स्वाभाविक नटखटपन झलक रहा था। उसके ऐसा कहते ही दूरियों का, समय का और वय का 12 साल का फासला जैसे पल भर में कम होकर फुर्र हो गया था। हम दोनों ही तत्क्षण खिलखिलाकर हंस पड़े थे। फिर मैंने उसके कान उमेटते हुए पूछा था, क्यों रे, यह बुलबुल कौन है? उसकी गुलाबी आभा बिखेरते गाल सहसा शर्म से रक्त रंजित हो उठे थे। सकुचाते हुए उसने कहा कि उसकी दोस्त है, और इतना कहकर चुप हो गया था। तभी वहाँ लाजू जी आ गई थी। उन्होंने भी इस मौके को हाथ से जाने देना उचित न समझा और ठिठोली करने लगी। यह माँ बेटे में चुपके चुपके क्या खुसुर पुसुर हो रही है, कोई हमें भी बताएगा? मैंने चुप रहते हुए भवें उचकाकर मोहन की तरफ सवाल उछाल दिया था, और उसने आंखें झुकाकर मुझे चुप रहने का आग्रह किया था। मैंने लाजू जी को बड़े प्यार से कहा, बेटा तो आपका है, इसलिए माँ बेटे की बातें तो आप ही जानो, हम तो दोस्त बन गए हैं। अच्छा जी, 12 साल तक वनवास काटने और आंसू बहाने के बाद अब बेटा मिला तो सठिया गई लगती हो। लाजू जी भी कहाँ चूकने वाली थी, और उनकी इस बात पर फिर से ठहाके गूंजने लगे थे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम आगे इसी तरह आपके लिए कुछ और कहानियाँ लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताते रहिए कि क्या आपको हमारी कहानियाँ, हमारे किस्से अच्छे लग रहे हैं। अगर किसी तरह के किस्से आप सुनना चाहते हैं, आपको किसी तरीके की कहानियाँ पसंद हो, हमें सुझाइए, हम अवश्य आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।